जी नमस्कार साथियों, गुड मॉर्निंग प्यारे दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम, राधे राधे। आज की हमारी जो क्लास है उसमें टॉपिक है हमारा क्रिया, और क्रिया के अंतर्गत हम क्रिया के भेदों की चर्चा करेंगे। जिसमें क्रिया का पहला जो भेद है हमारा वो है रचना के आधार पर। रचना या क्रम के आधार पर क्रिया के भेद, और ये भेद हमारे हैं क्रिया के, ये दो भेद हमारे हैं। इनमें से एक भेद है अकर्मक क्रिया, जहां कर्म अनुपस्थित रहता हो वो अकर्मक क्रिया कहलाती है। क्रिया के फल का प्रभाव सीधे कर्ता पर, क्रिया के फल का प्रभाव सीधे कर्ता पर पड़ता है। क्रिया के फल का प्रभाव सीधे कर्ता पर पड़ता है। तीसरा, जहां कार्य संपन्न होता है उसे आधार कहते हैं, कर्म नहीं। उसे आधार कहते हैं, कर्म नहीं। जिन क्रिया को करने के लिए केवल कर्ता की आवश्यकता होती हो कर्ता की आवश्यकता होती हो, कर्म की नहीं। कर्ता पर निर्भर या आश्रित रहने वाली क्रिया वो सब क्या कहलाती है? अकर्मक क्रिया। तो आपको ये ध्यान रखना है प्यारे दोस्तों, अकर्मक क्रिया के सेंटेंस को पहचानने के लिए हम ये 5 कंडीशन अप्लाई करेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल, राम पढ़ता है, सहवाग खेलता है, सीता नाचती है, राधा
गा रही है, मोहन सो रहा है, पक्षी आकाश में उड़ते हैं, छात्र मैदान में खेल रहे थे, मोर जंगल में नाचते हैं, बच्चे शोर मचा रहे हैं। प्यारे दोस्तों, आपको ये ध्यान रखना है, ये जो 9 सेंटेंस हैं हमारे, 9 के 9 जो सेंटेंस हैं, ये सारे के सारे अकर्मक क्रिया से संबंधित है। तो यहाँ पे हम क्रिया रचना के आधार पे, कर्म के आधार पे क्रिया के भेद पढ़ रहे हैं। उनमें से पहला भेद है अकर्मक क्रिया। और ये जो अकर्मक क्रिया है, इसमें आपको ये ध्यान रखना है, यहाँ कर्म के आगे एक तो इसमें ए लगा हुआ है, तो इसका मतलब जहाँ कर्म मौजूद नहीं है। जैसे ज्ञान के आगे अगर हम ए लगा देंगे तो इसका मतलब होगा अज्ञान, अर्थात जहाँ ज्ञान नहीं है। ऐसे ही कर्म के आगे जब हमने यहाँ ए लगाया तो इसका मतलब हुआ कि जहाँ कर्म नहीं है। तो जहाँ कर्म नहीं होता तो उसे हम क्या कहते हैं? अकर्मक क्रिया। कुछ क्रिया ऐसी होती है जिसमें हमें कर्म की आवश्यकता ही नहीं होती है, जैसे सोना है, कर्ता पे डिपेंड करता है। स्माइल करना, जिसको मुस्कुराना कहते हैं, हंसना, ठीक है। इसके बाद रोना, ये सारी कर्ता पे डिपेंड होती है क्रियाएं। चलना है, भागना है, दौड़ना है, कूदना है, तो ये क्रियाएं चलना, भागना, दौड़ना, कूदना, हंसना, मुस्कुराना, रोना, सोना, ये सारी अकर्मक क्रियाएं हैं, क्योंकि इसमें हमें किसी प्यारे दोस्तों कर्म की आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन पीना जो क्रिया है, खाना जो क्रिया है, पढ़ना क्रिया, वो सकर्मक है, क्योंकि पढ़ने के लिए हमें किसी पुस्तक की, अखबार की, न्यूज़पेपर की आवश्यकता पड़ेगी, किसी ग्रंथ की आवश्यकता पड़ेगी। कर्ता के साथ साथ जिन क्रियाओं को करने के लिए कर्म की आवश्यकता पड़ती हो, वे सकर्मक क्रिया कहलाती है। जैसे अगर हमें लिखना है तो हमें एक रजिस्टर चाहिएगा, कॉपी चाहिएगी, पेन चाहिएगा, तभी हम लिख पाएंगे। तो कर्ता के साथ साथ हमें रजिस्टर, कॉपी, पेन की आवश्यकता है, इसीलिए लिखना क्रिया सकर्मक क्रिया है। खाना क्रिया भी प्यारे दोस्तों सकर्मक क्रिया है, क्योंकि खाने के लिए हमें कोई भोज्य पदार्थ चाहिए, रोटी है, सेब है, या कोई भी फल है, सब्जी है, एनीथिंग, कुछ न कुछ पदार्थ खाने के लिए चाहिए, तभी वो खाने की क्रिया हो पाएगी। तो वो कर्ता के साथ साथ पहले कर्म पे डिपेंड होती है, इसलिए खाना क्रिया भी अपने आप में सकर्मक है। जब पीने की बात करते हैं तो पीने के लिए दूध चाहिए, लस्सी चाहिए, पानी चाहिए, छाछ चाहिए, या कोई भी कोल्ड ड्रिंक चाहिए, जूस चाहिए। तो पीने की क्रिया तब हो पाएगी जब पेय पदार्थ हमारे पास कोई होगा, चाहे वो जूस के रूप में हो, चाहे वो प्यारे दोस्तों दूध के रूप में हो, चाय के, लस्सी के, छाछ के रूप में हो। तो कहने का मतलब ये हुआ कि हम 2 प्रकार की क्रियाएं, एक होती है अकर्मक और एक होती है सकर्मक, ये रचना और कर्म के आधार पर प्रयोग करती हैं। दोनों में मुख्य अंतर ये है कि एक क्रिया डायरेक्ट सीधे सीधे कर्ता से जुड़ी होती है, कर्ता के इन्वॉल्वमेंट होने से ही वो क्रिया संपन्न हो जाती है, उसको किसी कर्म की आवश्यकता ही नहीं पड़ती है। जैसे रोना है, रोना कर्ता पे डिपेंड होगा, किसी बाह्य चीज पे डिपेंड नहीं होगा। हंसना कर्ता पे डिपेंड होगा, किसी बाह्य चीज पे डिपेंड नहीं होगा। लेकिन खाना पीना, प्यारे दोस्तों आपको ध्यान रखना है, पढ़ना और लिखना, इनके लिए कर्ता के साथ साथ हमें किसी कर्म की आवश्यकता पड़ती है। बिना कर्म की आवश्यकता पूर्ति हुए
ये क्रिया नहीं हो सकती। इसीलिए जो क्रिया कर्म पे डिपेंड है वो सकर्मक है। और जहाँ कर्म की आवश्यकता ही नहीं हो, अर्थात कर्म जहाँ अनुपस्थित रहता हो, तो उन क्रियाओं को प्यारे दोस्तों हम कहते हैं अकर्मक क्रिया। क्रिया के फल का प्रभाव सीधे कर्ता पे पड़ता है, क्योंकि कर्म तो है ही नहीं। ठीक है, जहाँ कार्य संपन्न होता है उसे आधार कहते हैं, कर्म नहीं कहते। कई बार प्यारे दोस्तों आप जो प्लेटफार्म होता है, जैसे ये स्मार्ट बोर्ड है, इसी को कर्म मान लोगे, जबकि ये तो आधार का काम कर रहा है। जिन क्रिया को करने के लिए केवल कर्ता की आवश्यकता होती हो, कर्म की नहीं है, वो क्रिया अकर्मक है। कर्ता पर निर्भर आश्रित रहने वाली क्रिया अकर्मक क्रिया कहलाती है। जैसे राम पढ़ता है, तो यहाँ पे प्यारे दोस्तों ये क्रिया का जो लिंग वचन आया है वो किसके अनुसार आया? राम के अनुसार आया। किसके अनुसार? राम के अनुसार, क्योंकि राम पुरलिंग एक वचन है, क्रिया भी पुरलिंग एक वचन है, तो प्रधानता किसकी हुई सेंटेंस में? कर्ता की। क्योंकि जिस क्रिया में क्रिया का लिंग वचन कर्ता के अनुसार फिक्स हुआ हो, तो स्वाभाविक बात है क्रिया कर्ता के अनुसार ही काम करेगी। तो यहाँ पढ़ता एक वचन, राम एक वचन। यहाँ राम प्यारे दोस्तों अपने आप में पुरलिंग है, यहाँ पढ़ता भी पुरलिंग है। पढ़ती होती तो वो स्त्रीलिंग होता। ऐसी सहवाग खेलता है, तो यहाँ खेलने का प्रभाव सहवाग पे, पढ़ने का प्रभाव राम पे। यहाँ सहवाग क्या खेलता है? क्रिकेट, फुटबॉल, वॉलीबॉल, वो है नहीं कर्म। राम क्या पढ़ता है? अखबार पढ़ता है, न्यूज़पेपर है, पत्र पढ़ता है, या कोई किताब पढ़ता है, पुस्तक पढ़ता है, ग्रंथ पढ़ता है, रामायण या महाभारत पढ़ता है, वो यहाँ कर्म मौजूद है ही नहीं। सीता नाचती है, तो नाचने का प्रभाव सीता पे पड़ेगा, नाचने से सीता ही थकेगी, सीता को आनंद मिलेगा। राधा गा रही है, गाने से का प्रभाव राधा पे पड़ा। ठीक है, मोहन सो रहा है, तो सोने का प्रभाव, सोने का आराम किसको मिलेगा? मोहन को मिलेगा। पक्षी आकाश में उड़ते हैं, तो यहाँ आकाश कर्म नहीं है, आकाश वो प्लेटफार्म है, वो आधार है जहाँ कार्य संपन्न हो रहा है। इसलिए उड़ने का प्रभाव पक्षी पे जाएगा, आकाश पे नहीं जाएगा। पक्षी ऊपर जाते हैं, पक्षी नीचे आते हैं, दाएं बाएं पक्षी जाते हैं, इसलिए उड़ने का प्रभाव कर्ता पे गया, इसीलिए क्रिया कहलाती है अकर्मक। छात्र मैदान में खेल रहे थे, तो यहाँ खेल रहे का प्रभाव छात्र पे पड़ेगा। छात्र के खेलने से मैदान में आग नहीं लगेगी, मैदान गर्म नहीं हो जाएगा, मैदान में गड्ढे नहीं हो जाएंगे बड़े बड़े। मोर जंगल में नाचता है, नाचने का प्रभाव मोर पे जाएगा, जंगल में मोर के नाचने से आग नहीं लगेगी। बच्चे शोर मचा रहे हैं, तो यहाँ शोर मचाने का प्रभाव बच्चे पे, तो इसीलिए आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे प्यारे दोस्तों शोर, जंगल, मैदान, आकाश, ये सब आधार है, कर्म नहीं है। और यहाँ पे हमने जानबूझ के कर्म प्रयोग किए नहीं, तो इसीलिए कुछ सेंटेंस में तो हमने केवल कर्ता और क्रिया प्रयोग की। तो जब कर्म है ही नहीं तो वो सहकर्मक का हो ही नहीं सकता। कुछ में आप लोगों को दिक्कत होती है, जैसे कुछ बच्चे यहाँ पे आकाश को, मैदान को, जंगल को, शोर को कर्म समझ रहे होंगे, लेकिन अपने आप में ये क्या है? ये आधार है जहाँ कार्य संपन्न हो रहा है। और यहाँ ये कंडीशन मैंने आपको लिखी, जहाँ कार्य संपन्न होता है उसे आधार कहते हैं, उसे कर्म नहीं कहते हैं। तो इसीलिए प्यारे दोस्तों ये आपको ध्यान रखना है, जो कर्म नहीं है जहाँ, वे क्रियाएं क्या कहलाती है? अकर्मक क्रिया कहलाती है। क्या कहलाती है? अकर्मक क्रिया। अगर यहाँ तक चीजें समझ में आई है तो एक बार सारे स्टूडेंट ओके कीजिए, यस कीजिए, और जिसको समझ में नहीं आया है तो वो यहाँ पे प्यारे दोस्तों सहकर्मक क्रिया के साथ इस चीज को सीखने की कोशिश करें। जब सहकर्मक क्रिया समझ में आ जाएगी तो अकर्मक की भी क्लियरिटी हो जाएगी। और केवल पेपर में बैठने वाले 2% बच्चे ही इस क्वेश्चन को सही करते हैं, अकर्मक और सहकर्मक क्रिया वाले सेंटेंस को। जहां कर्म उपस्थित हो, जहां कर्म उपस्थित हो, क्रिया के फल का प्रभाव, क्रिया के फल का प्रभाव कर्म पर पड़ता है। क्रिया के फल का प्रभाव कर्म पर पड़ता है, कर्ता पर नहीं।
क्रिया के फल का प्रभाव कर्म पर पड़ता है, कर्ता पर नहीं। तीसरा, वाक्य में क्रिया का लिंग, वचन, पुरुष कर्म के अनुसार रहता है। फोर्थ, वाक्य में कर्ता के होते हुए भी, वाक्य में कर्ता के होते हुए भी कर्म की प्रधानता रहती है या प्रधानता होती है। सहकर्मक, आपको ये ध्यान रखना है दोस्तों, यहाँ हमने एक शब्द लिया परिवार, और परिवार के साथ सह लगा दे तो इसका मतलब आपका भी नंबर है, आपकी भी बारी है। शादी का सीजन चल रहा है और कई बार आपने देखा होगा जो आपको निमंत्रण पत्र मिलते हैं शादी में इन्वॉल्व होने के लिए, तो उन पर कई बार किसी पर्टिकुलर एक आदमी का नाम लिखा होता है। तो या तो उस आदमी को जाना होता है या उसकी एब्सेंस में कोई दूसरा व्यक्ति जो उनकी जिम्मेदारी को अच्छी तरह निर्वहन कर सके उनको भेजा जाता है। लेकिन जिन चिट्ठियों पे नाम के साथ साथ सहपरिवार लिखा होता है तो इसका मतलब उसमें आपकी भी बारी है, आप परिवार के साथ वहां पे जाओगे। तो यानी कि जब हम परिवार लिखते हैं और उससे पहले सह लगाते हैं तो इसका मतलब हो गया परिवार के सहित। ऐसे ही यहाँ पे जो कर्म है, कर्म से पहले सह लगा है अर्थात कर्म के सहित। तो जहां कर्म मौजूद होता है उसे हम क्या कहेंगे? सहकर्मक कहेंगे। उसे क्या कहेंगे? सहकर्मक। तो ये आपको ध्यान रखना है। आप में से 2-4 बच्चे ऐसे होते हैं जिनको प्रॉब्लम खुद की सिस्टम की वजह से होती है लेकिन वो ध्यान नहीं देते हैं। जैसे मंजू जी को प्रॉब्लम हो रही है आवाज में, आवाज यहाँ से प्रॉपर आपके पास जा रही है। आप अपने मोबाइल या सिस्टम जहाँ पे भी आप ये क्लास देख रहे हो उसकी वॉल्यूम को थोड़ा बढ़ाइए, आवाज की क्लियरिटी ज्यादा अच्छी होगी। बहुत सारे बच्चे मोबाइल को इस पोजीशन में रख के देखते हैं। कोशिश करो जितनी छोटी स्क्रीन आपकी रहेगी आंख पे उसका दुष्प्रभाव उतना ही ज्यादा होगा। जिनके चश्मे बन चुके हैं, चश्मे लग चुके हैं, वो बिना चश्मे के ये क्लासें अटेंड ना करे और कोशिश करे बीच बीच में से थोड़ा दाएं बाएं अपने जो है पलके झपकाते रहे, क्योंकि कंटिन्यू अगर आप फोकस बनाए रखोगे जो चीज यहाँ लिखी होती है तो धीरे धीरे आपकी आंख का जो फोकस है वो भी कम हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। दूसरी चीज, आपको ऐसे ना करके अपने मोबाइल का इस्तेमाल इस रूप में करना चाहिए ताकि आपकी स्क्रीन बड़ी हो और आपको वहां पे बड़ा बड़ा दिखाई दे। कभी भी लगातार आप 3 घंटा क्लास अटेंड नहीं करोगे, चाहे कितनी भी इमरजेंसी हो या फिर कितना भी वक्त आपके पास कम हो। आपको बीच में से 5 से 7 10 मिनट का ब्रेक जरूर लेना है, जैसे मैं लेता हूं। मैं ज्यादातर क्लासों में 5 से 7 मिनट लेट पहुंचता हूं। उसके कई कारण हैं। एक तो मेरी क्लास कंटिन्यू है, 7 से लेके 8 बजे पहली क्लास, 8 से लेके 9:30 और फिर 9:45 से लेके 11 बजे, 11 से लेके फिर 12 और 12 से लेके 1 और उसके बाद में फिर निकल जाता हूं मैं अपनी ड्यूटी के लिए। तो आपको ये ध्यान रखना है बीच में अगर मैं इस बोर्ड से ना हटूं, ये थोड़ा सा गैप ना बनाऊं, तो इसमें से एक तो जो हिट होता है ये इसमें रे निकलती है, उसका भी साइड इफेक्ट मेरे ऊपर है। कंटिन्यू जो मैं बोलता हूँ गले पे भी इफेक्ट है, उसको भी आराम देना होता है और मेरी आंखों पे भी इन सब चीजों का फर्क पड़ता है, क्योंकि बड़ी स्क्रीन मेरे सामने यहाँ पे है और मैं बेहद नजदीक हूँ। आप तो दूरी बना भी लोगे लेकिन मैं यहाँ खड़े होकर नहीं लिख सकता। इसलिए ऑनलाइन क्लास में होने वाले दुष्प्रभावों से आपको सचेत रहना है, क्योंकि आपको बनना है टीचर और टीचर के लिए पढ़ना और पढ़ाने का काम तब तक चलता रहता है जब तक उसके सांस चलते हैं। इसलिए आपको अपनी आंखों को, आपको अपने गले को और साथ के साथ अपनी रीढ़ की हड्डी को, तीनों का थोड़ा ध्यान रखोगे।
कंटिन्यू आप लंबे समय तक खड़े हो तो भी दिक्कत है, रीढ़ की हड्डी में समस्या प्रॉब्लम बनेगी 100%, कोई दो राय नहीं। कंटिन्यू बोल रहे हो, गला सूखा हुआ है, पानी पी नहीं रहे हो तो भी दिक्कत बनेगी। इसलिए पानी को जब भी पियो आप घूंट भर के पियो। प्रकृति में जितने भी जीव जंतु है हमारे, कोई भी पानी गटक के ऐसे नहीं पीता है सटर सटर करके। पानी को जैसे चाय पीते हैं एक एक सिप करके, एक एक घूंट भर के, ऐसे ही आपको पानी पीना चाहिए। जिंदगी में ना आपका पेट खराब होगा ना आपका गला खराब होगा। तो कोशिश करो कभी भी ठंडा पानी एकदम से मत पियो, और जब भी आप कोई भी पानी पी रहे हो तो उसको चाय की तरह सिप सिप करके पानी को पीना है। अदरवाइज आपको नौकरी भी मिलेगी, सारी सुविधाएं आपको मिलेगी, अच्छा परिवार आपका होगा, लेकिन बाद में जो चीजें जो फेस करोगे आप, वो सारी रंग में भंग डाल देगी। इसलिए उन सब चीजों के लिए आपको थोड़ा सा अवेयर रहना है, जागरूक रहना है। तो जहां कर्म उपस्थित हो तो वो क्या कहलाया प्यारे दोस्तों? सकर्मक कहलाया। जहां कर्म उपस्थित हो क्या कहलाया? सकर्मक। चलो अब इसको सेंटेंस के माध्यम से समझते हैं। राम ने पुस्तक पढ़ी। राम ने पुस्तक पढ़ी। मोहन ने पत्र लिखा। सीता ने नृत्य किया। राधा खाना बनाती है। बच्चे आकाश में पतंग उड़ाते हैं। मोर जंगल में वर्षा के कारण नाच रहे हैं। मेंढक कुएं में टर्राते हैं। सहवाग ने क्रिकेट खेली। आप आम खा रहे हो। चलो जी, ये 9 सेंटेंस हैं। इनके माध्यम से हम समझेंगे कि आखिरकार ये सारे सेंटेंस क्यों सकर्मक क्रिया के हैं। यहां से 2 तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं प्यारे दोस्तों। एक प्रश्न तो देगा सकर्मक क्रिया का सेंटेंस बताइए निम्नलिखित में से कौन सा है। 4 आपको ऑप्शन देगा, 4 सेंटेंस होंगे। इनमें से कौन सा अकर्मक क्रिया का वाक्य नहीं है, किस वाक्य में सकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है, किस वाक्य में अकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है। ध्यान से सुनना। सेंटेंस दे दिए 4 ऑप्शन में, पूछ रहा है सकर्मक क्रिया से संबंधित सेंटेंस बताइए या अकर्मक क्रिया से संबंधित सेंटेंस बताइए। सकर्मक क्रिया का कौन सा सेंटेंस है, अकर्मक क्रिया का कौन सा सेंटेंस नहीं है। तो इस तरीके से आपसे पूछा गया। फिर इसमें से एक सेंटेंस उठा के देगा, सीता ने नृत्य किया। ये बताइए ये किससे संबंधित सकर्मक क्रिया का सेंटेंस है, अकर्मक क्रिया का है, दोनों का है या इनमें से कोई नहीं है। फिर आपसे कहेगा दिए गए सेंटेंस में किसमें सकर्मक क्रिया प्रयोग हुई है और किसमें अकर्मक क्रिया प्रयोग हुई है। फिर आपसे कहेगा राधा खाना बनाती है, इसको अकर्मक क्रिया में परिवर्तित कीजिए।
ये सकर्मक क्रिया का सेंटेंस है। इस सेंटेंस को अकर्मक क्रिया में बनाना है। राम ने पुस्तक पढ़ी, ये सकर्मक क्रिया का सेंटेंस है, इसको अकर्मक क्रिया में परिवर्तित कीजिए। और फिर एक देगा आपको अलग से क्वेश्चंस, जिसमें केवल क्रिया ही रहेगी, 4 ऑप्शन होंगे, उठना, सोना, रोना, धोना, पहनना, जागना, इसके बाद कूदना, फांगना, चलना, फिरना, खाना, पीना। इस तरीके से इनमें से कोई 4 ऑप्शन देके आपसे पूछ लेगा कि इनमें से अकर्मक क्रिया बताइए और सकर्मक क्रिया बताइए। जैसे हंसना पूछ लिया किस प्रकार की क्रिया है, तो अकर्मक क्रिया हंसना कर्ता पे डिपेंड है, उसके लिए कर्म की आवश्यकता है ही नहीं। तो वो सारी क्रियाएं जो कर्ता पे डिपेंड होती है अकर्मक, और वे सारी क्रियाएं जो कर्म पे डिपेंड होती है सकर्मक। जहाँ कर्म उपस्थित हो, क्रिया के फल का प्रभाव कर्म पर पड़ता है, कर्ता पर नहीं है। वाक्य में क्रिया का लिंग वचन पुरुष कर्म के अनुसार रहता है। वाक्य में कर्ता के होते हुए भी कर्म की प्रधानता रहती है। ये चारों की चारों चीज इन तमाम क्वेश्चनों पे अप्लाई है। क्लियर? तो ये आपको ध्यान रखना है प्यारे दोस्तों कि यहां पर चलो जी, तो यहां आपको ध्यान रखना है, राम ने पुस्तक पढ़ी, ये जो पढ़ी क्रिया है प्यारे दोस्तों, ये राम के अनुसार नहीं आई, क्योंकि राम तो यहाँ पुल्लिंग है और ये पढ़ी स्त्रीलिंग है। तो ये पढ़ी किसके अनुसार आया? यहाँ पुस्तक के अनुसार। ठीक है। इसके बाद मोहन ने पत्र लिखा, तो यहाँ प्यारे दोस्तों ये जो लिखा है, या सीता ने पत्र लिखा, या गीता ने पत्र लिखा, राधा ने पत्र लिखा, तो ये जो लिखा क्रिया है ये पुल्लिंग है, यहाँ पत्र पुल्लिंग है। तो यहाँ हम मोहन की जगह सीता, गीता, बबीता, सुनीता, परमिता, नमिता भी ले सकते हैं, तो भी सेंटेंस में क्रिया पत्र के अनुसार ही होगी। ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे प्यारे दोस्तों पत्र के अनुसार क्रिया। सीता ने नृत्य किया, तो ये किया पुल्लिंग है, सीता यहाँ स्त्रीलिंग है, तो ये किया किसके अनुसार आया? नृत्य के अनुसार आया। राधा खाना बनाती है, तो यहाँ प्यारे दोस्तों जो बनाती है यहाँ पे जो आया वो राधा है, लेकिन खाना यहाँ पे क्या है? कर्म है। तो बेशक यहाँ क्रिया जो बनाती है वो राधा के अनुसार फिक्स हुआ हो, लेकिन कर्म की मौजूदगी है, कर्म उपस्थित है। तो कुछ कंडीशन आप अप्लाई कौन सी करोगे? कर्म की उपस्थिति वाली। कुछ पर क्रिया के फल का प्रभाव कर्म पे पड़ता है, कुछ पे क्रिया का लिंग वचन पुरुष कर्म के अनुसार होता है, कुछ में कर्ता के होते हुए भी कर्म की प्रधानता। तो एक ही कंडीशन सब पे अप्लाई नहीं करोगे। सर जी इसमें तो खाने के अनुसार क्रिया ही नहीं है, खाना पुल्लिंग शब्द है, लेकिन यहाँ बनाती है राधा के अनुसार आया। लेकिन जब कर्म की मौजूदगी है, कर्म उपस्थित है, तो सेंटेंस तो सकर्मक का हुआ। बच्चे आकाश में पतंग उड़ाते हैं, तो उड़ाने का प्रभाव पतंग पे पड़ेगा, ना आकाश पे पड़ेगा ना बच्चे पे। बच्चा थोड़े 4-5 फुट ऊपर नीचे जाएगा। तो यहाँ पतंग अपने आप में कर्म है। मोर जंगल में वर्षा के कारण नाचते हैं, तो यहाँ नाचने का कारण दे दिया वर्षा। तो कुल मिला के बात ये है दोस्तों कि इसमें यहाँ पुस्तक, पत्र, नृत्य, खाना, पतंग, वर्षा, कुआं, क्रिकेट और आम, ये सारे के सारे यहाँ कर्म दिए गए हैं। तो यहाँ आपको ध्यान रखना है, जहां कर्म उपस्थित है वो सारे सेंटेंस सकर्मक क्रिया के हैं। जिनमें क्रिया का लिंग वचन कर्म के अनुसार आया वे भी सारे सेंटेंस कर्म वाच्य के हैं। जहां कर्ता के होते हुए राम, मोहन, सीता, राधा, बच्चे, मोर, मेंढक, ठीक है, सहवाग और आप, सारे कर्ता हैं। कर्ता के होते हुए जहां कर्म की प्रधानता है वो सारे के सारे सेंटेंस सकर्मक क्रिया के। और जहां क्रिया डायरेक्ट प्यारे दोस्तों कर्म से जुड़ी हो, आप आम खा रहे हो तो यहाँ खाए क्या जा रहे हैं? आम, आप थोड़े ही खाए जा रहे हो, तो खाने से आम ही कम होंगे, तो इसीलिए ये भी क्रिया। सहवाग ने क्रिकेट खेली, खेली का लिंग वचन क्रिकेट के अनुसार आया, तो यहाँ क्रिकेट कर्म है। मेंढक कुएं में टर्राते हैं, तो टर्रा कहाँ रहे हैं? कुएं में, तो इसलिए यहाँ कुआ कर्म है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि इनमें कर्म की मौजूदगी थी, इसलिए ये सकर्मक के कहलाए। यहाँ कर्म अनुपस्थित था, इसलिए सारे के सारे अकर्मक क्रिया के सेंटेंस कहलाए। और आपको केवल एक ही कंडीशन सब पे अप्लाई नहीं करोगे, 5 दी है तो इसके मतलब 5 की कंडीशन पे अलग अलग सेंटेंस बनेगा। यहाँ 4 कंडीशन दी है तो चारों पे ही अलग अलग सेंटेंस बनेंगे। ऐसा नहीं है कि सब पे यही कंडीशन अप्लाई कर दो या फिर सब पे यही कंडीशन अप्लाई कर दो।
आप इस क्वेश्चन को गलत क्यों करते हो? क्योंकि आप वाच्य में और अकर्मक सकर्मक क्रिया में अंतर नहीं कर पाते। तो इसीलिए आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे वाच्य एक अलग टॉपिक है और अकर्मक सकर्मक एक अलग टॉपिक है। यहाँ पे केवल इन कंडीशनों के आधार पे ही आपको आगे बढ़ना है। मैं कुछ और सेंटेंस यहाँ लेता हूं और उसमें से आपको बताना है कि कौन सा अकर्मक का है और कौन सा इसमें से सकर्मक का है। मोदी जी पलंग पर सोते हैं। आपको 1 और 2 टाइप करना है। अगर आपको लग रहा है ये सेंटेंस अकर्मक क्रिया का है तो 1 टाइप करोगे और सकर्मक क्रिया के लिए आप 2 टाइप करोगे। तो 1 है अकर्मक के लिए और 2 है आपका ऑप्शन सकर्मक क्रिया के लिए। योगी जी जमीन पर सोते हैं। खट्टर जी गाड़ी में सो जाते हैं। कुछ सांसद संसद में भी सोते रहते हैं। केजरीवाल किसी को ढंग से सोने नहीं दे रहा है। ड्राइवर बस चलाता है। गीता अखबार पढ़ती है। माली ने पके पके आम तोड़े। चलो जी, 8 सेंटेंस है। इसमें से आपको बताना है कि ये जो सेंटेंस है इनमें से अकर्मक क्रिया का कौन सा है और सकर्मक क्रिया का सेंटेंस इनमें कौन सा है। तो प्यारे दोस्तों, आपको ध्यान रखना है, मोदी जी पलंग पर सोते हैं। तो यहाँ एक पलंग दिया है, जमीन है, गाड़ी है, संसद है, किसी को है, बस है, अखबार है और पके पके आम है। तो हो सकता है आपके अनुसार ये सारे सेंटेंस सकर्मक क्रिया के हों, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ सोने का प्रभाव पलंग पे नहीं पड़ेगा। सोने से पलंग गर्म नहीं होगा। सोने का मजा यहाँ मोदी जी ले रहे हैं, तो सोने का आराम यहाँ मोदी जी को मिलेगा। इसीलिए सोने की क्रिया के लिए पलंग की आवश्यकता नहीं है। आदमी तो बस में खड़े खड़े, ट्रेन में खड़े खड़े सो जाते हैं। तो सोने की क्रिया का सीधा संबंध कर्ता से है, उसके लिए क्रम की आवश्यकता नहीं होती है। इसीलिए राइट आंसर है इसका
फर्स्ट। यहाँ सोने से जो आराम मिल रहा है, सोने का आनंद जो ले रहे हैं वो योगी जी ले रहे हैं। तो यहाँ सोने से जमीन दलदल नहीं हो जाएगी, ठीक है। खट्टर जी गाड़ी में सोते हैं, गाड़ी में सोने से गाड़ी पुरानी नहीं हो जाएगी। तो यहाँ खट्टर जी को ही आनंद मिलेगा। इसीलिए तीनों के तीनों सेंटेंस हमारे अकर्मक क्रिया के हैं। कुछ सांसद संसद में भी सोते रहते हैं। तो यहाँ सोने का प्रभाव संसद पे नहीं पड़ेगा, यहाँ किस पे पड़ेगा, सांसद पे पड़ेगा। तो इसलिए सोने की क्रिया कौन कर रहा है, सांसद। आराम कौन ले रहा है, सांसद। इसीलिए प्यारे दोस्तों ये क्या कहलाती है, अकर्मक क्रिया। केजरीवाल किसी को ढंग से सोने नहीं दे रहा है, तो जो ढंग से सोने नहीं दे रहे हैं उस पर प्रभाव पड़ा, और वो है किसी को। और ये यहाँ किसी को किसके स्थान पे आया, कर्ता के लिए आया है। तो इसीलिए आपको ध्यान रखना है, इसका प्रभाव यहाँ केजरीवाल है, और ये क्या है, यहाँ कर्म है। राइट आंसर हो गया सहकर्मक। ड्राइवर बस चलाता है तो बस यहाँ कर्म है, ठीक है। गीता अखबार पढ़ती है, अखबार यहाँ कर्म है। माली ने पके पके आम तोड़े तो तोड़ने का प्रभाव पके पके आम पे पड़ा, कच्चे आम छोड़ दिए। इसीलिए ये भी सहकर्मक, ये भी सहकर्मक और ये भी सहकर्मक। तो यहाँ आपको ध्यान रखना, पहले चार जो हैं आपके अकर्मक के उदाहरण हैं, बाद के जो चार हैं आपके सहकर्मक के उदाहरण हैं। तो यहाँ पर इस तरीके से ढंग से चीजों को समझना है, वो भी लॉजिक के साथ, रटना नहीं है। बहुत सारे बच्चे कहेंगे सर जी यहाँ पलंग, जमीन और गाड़ी कर्म है। आपने कंडीशन पढ़ी है, और वो कंडीशन क्या है, जहां कार्य संपन्न होता है। ये तीसरी कंडीशन देखो, जहां कार्य संपन्न होता है उसे आधार कहते हैं, कर्म नहीं कहते हैं। तो कार्य संपन्न कहाँ हो रहा है, पलंग पर, जमीन पर और प्यारे दोस्तों गाड़ी में। तो यहाँ पलंग, जमीन और गाड़ी और संसद क्या है, आधार है, कर्म नहीं है। इसीलिए आपको ध्यान रखना है, ये सारे अकर्मक। केजरीवाल किसी को सोने नहीं दे रहा है, तो सोने नहीं दे रहा है का प्रभाव किस पे पड़ा, किसी को जो सो नहीं पा रहा है। तो इसीलिए ये कर्म हुआ, ये कर्ता हुआ। तो क्रिया का प्रभाव किस पे पड़ा, कर्म पे पड़ा। इसीलिए कहलाता है सहकर्मक। यहाँ ड्राइवर नहीं चल रहा है, बस ड्राइवर बस चलाता है, ड्राइवर बस चलाता है। तो यहाँ चलाने का प्रभाव बस पे पड़ा, बस ही दाएं बाएं जाएगी इधर उधर। यहाँ पढ़ने का प्रभाव अखबार पे पड़ा। माली ने पके पके आम तोड़े, तोड़ने का प्रभाव आम पे पड़ा, कच्चे छोड़ दिए। इसलिए आपको ध्यान रखना है प्यारे दोस्तों, यहाँ पे पके पके आम, यहाँ पे अखबार, यहाँ पे बस और यहाँ पे किसी, ये सब क्या है, कर्म। और जहाँ कर्म की उपस्थिति होगी वो क्या कहलाते हैं, सहकर्मक क्रिया के सेंटेंस। वो क्या कहलाते हैं, सहकर्मक क्रिया के सेंटेंस। अब यहाँ पे देखो, एक सेंटेंस है राम पढ़ता है, और दूसरा सेंटेंस है राम पुस्तक पढ़ता है। अब आपसे पूछ रहा है कि इसमें अकर्मक और सहकर्मक का वाक्य बताएं। पहला अकर्मक का है और दूसरा सहकर्मक का है। अब आप में से बहुत सारे बच्चे गलती क्या कर रहे हैं, सर जी यहाँ क्रिया तो पुल्लिंग है, तो यहाँ तो राम के अनुसार आई है, तो ये तो कर्म है, और जहाँ कर्म की मौजूदगी है वो सहकर्मक। इसमें कर्म है ही नहीं, और जब इसमें कर्म नहीं है तो यह कर्मक का हो गया। तो वहां ये सारी कंडीशन अप्लाई करोगे आप। कुछ सेंटेंस पहले वाली कंडीशन पे है, कुछ सेंटेंस दूसरे वाली पे है, कुछ तीसरे वाली पे और कुछ सेंटेंस चौथे वाली से। तो जब कंडीशन आपको चार दी तो जरूरी नहीं है एक ही कंडीशन सब पे अप्लाई कर दोगे। ऐसे ही यहाँ पे भी आपको 5 कंडीशन दी गई, तो ये 5 कंडीशन आप अप्लाई करोगे दिए गए सेंटेंस पे, चीजें अपने आप निकल के आएगी। मोदी जी, योगी जी, खट्टर जी वाला जो एग्जाम्पल है वो इस तीसरी कंडीशन पे डिपेंड है, जहाँ का कार्य संपन्न होता है उसे आधार कहते हैं, कर्म नहीं कहते। तो इसलिए एक ही कंडीशन को सब पर अप्लाई नहीं कर सकते, 5 कंडीशन है, तो इसलिए पांचों पे सेंटेंस बनेंगे। तो वो उसकी मर्जी, वो कहाँ कौन सी चीज आपसे पूछ रहा है। तो ये था आपका अकर्मक और सहकर्मक क्रिया। तो ये हो गए हैं प्यारे दोस्तों कंप्लीट। इसके बाद में आपको दूसरा पढ़ना है, यहाँ पे अर्थ या
प्रयोग के आधार पर। अगर यहां तक क्लियर समझ में आ गया कर्मक और सहकर्मक, तो आप सारे स्टूडेंट एक बार ओके कीजिए, यस कीजिए। अर्थ या प्रयोग के आधार पर, अर्थ या प्रयोग के आधार पर क्रिया के भेद 8 से लेके 10 भेद होते हैं। 8 से लेके 10 भेद, और इनमें पहला जो भेद होता है वो होता है हमारा मूल क्रिया। उसको क्या कहेंगे? मूल क्रिया। इसी को कहते हैं हम धातु। इसी को क्या कहते हैं? धातु। अगर यहाँ पर ये चीजें समझ में आई तो सारे स्टूडेंट ओके कीजिए, यस कीजिए। किसी का कोई डाउट है तो अपना डाउट पूछिए, ये बाद में कराएंगे। पहले आप इस पे फोकस कीजिए कि ये जो क्रिया का पहला भेद है रचना या कर्म के आधार पे, ये आपका कंप्लीट हुआ है कि नहीं। वेरी गुड, थैंक यू, थैंक यू। हाँ, ये हुई ना बात। वेरी गुड, क्या बात। इतना याद कैसे करेंगे सर? ठीक है, बहुत अच्छी बात आपने बोली है। बात में तो दम है भाई आपकी। ठीक है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। देखो, जब आपको ये लगे कि इतना याद कैसे करेंगे, तो आपको दो चीज का ध्यान रखना है। एक तो प्यारे दोस्तों, याद केवल 18 साल की एज तक ही होता है। इसके बाद केवल आपको समझ बढ़ानी होती है, याद नहीं किया जाता। समझ कब बढ़ती है? 18 साल के बाद। 18 साल के बाद। इसीलिए 18 साल से पहले कोई भी गलती करता है तो उसको बाल सुधार गृह में भेजा जाता है। इसमें भेजा जाता है बाल सुधार गृह में, ताकि वो सुधर के फिर वह समाज में वापस आए और अपना सामान्य जीवन जिए, क्योंकि उसमें गुंजाइश होती है उसको। इसीलिए 18 साल से कम समय में उसके पास समझदारी नहीं होती है। 18 साल के बाद उसको वोटिंग देने का भी अधिकार दे देते हैं। 18 साल के बाद उसको ड्राइविंग लाइसेंस का भी अधिकार दे देते हैं कि आप गाड़ी चला सकते, स्कूटी चला सकते हो। ठीक है, तो एक तो जो आपने ये कहा है कि सर इतना याद कैसे करेंगे, तो आपको ध्यान रखना है आप सबकी एज 18 साल से ऊपर है, इसलिए आप न तो याद कर सकते हो, तो केवल रट सकते हो, और रट के पेपर दिए जा सकते हैं, नौकरी नहीं ली जा सकती है। तो इस उम्र में याद होता ही नहीं है, ये आप भूल जाओ कि आप याद कर रहे हो। चीजें की समझ आपको बढ़ानी है। जो कॉन्सेप्ट होता है लॉजिकली उसको सीखना होता है, और सीक्वेंस में जब टॉपिक चलते हैं तो फिर आपको याद करने की आवश्यकता चीजों की नहीं रहती है, क्योंकि हम इम्प्लीमेंट भी कराते हैं चीजों को। पहले कंडीशन बताई, डेफिनेशन बताई, फिर एग्जाम्पल दिए, प्रूफ कराया, आगे बढ़ गए। तो मेरे जो पढ़ाने का तरीका है उसमें मैं रायता मेथड का प्रयोग ज्यादा करता हूँ। रायता मेथड उसको कहते हैं कि पहले चीजों को फैला देते हैं, उसके बाद में फिर एक एक उसमें से बताते हैं कि देखो ये इसमें बूंदी है, ये इसमें हरी मिर्च है, ये इसमें काला नमक पड़ा हुआ है, ये इसमें लस्सी छाछ है, और ये छाछ लस्सी जो बनी है फले दूध की बनी है। तो ये सारी चीजें हम जो है प्यारे दोस्तों आपको बताते हैं। तो पहले हमने क्या किया इस टॉपिक को पढ़ाने के लिए, क्योंकि ये वो टॉपिक था जो 1 से 2% ही बच्चे सही कर पाते हैं। पहले हमने यहाँ रायता फैला दिया, और रायता फैलाने के बाद में फिर हम इसमें से बताने लगे कि देखो जी ये इसमें बूंदी है, ये इसमें हरी मिर्च है, ये काली मिर्च है, ये इसमें नमक है, और ये जो बनी थी लस्सी छाछ ये फले दूध की बनी थी। फिर आप समझ गए कि आखिरकार रायते का फायदा क्या है।
तो ये जो चीजें हैं ये राता मेथड से पढ़ाए गए, किताबों में दिए गए मेथड से आपको ध्यान रखना है। चीजों से सीखा नहीं जा सकता, समझ नहीं बढ़ाई जा सकती, केवल उनको देखा जा सकता है सरसरी तौर पर। दूसरी चीज आपको ये ध्यान रखना है, जब आपको ये लगे कि हमें इतना याद कैसा रहेगा, तो आपको याद करना है कि आपको जो नौकरी चाहिए वो चाहिए आपको 4200 पे ग्रेड की, फिर चाहिए आपको 4600 पे ग्रेड की नौकरी टीजीटी में, और पीजीटी की चाहिए आपको 4800 पे ग्रेड की। और इसमें जो सैलरी मिलती है वो मिलती है 56,465 में, दिल्ली गवर्नमेंट की बता रहा हूँ, ठीक है। इसमें मिलती है 62,000 प्लस सैलरी, और इसमें मिलती है प्यारे दोस्तों आपकी लगभग 68,000 प्लस सैलरी। वैसे तो 72 है, लेकिन मैंने कुछ इसमें कटौती कर दी है। तो आपको 56,000, 62,000, 68,000 सैलरी चाहिए पहले महीने में। और फिर कह रहे हैं सर इतना याद कैसे करेंगे। तो जब चीजें आपको बड़ी लगने लगे और ये लगने लगे बहुत ज्यादा हो गई, तो आपको 4200, 4600, 4800 पे ग्रेड की याद करनी है। ये जो पे ग्रेड होता है ये एसडीएम का होता है। ये पे ग्रेड किसका होता है? एसडीएम का होता है। और आप अपने घर पे रोज रहते हो, 6 घंटे की आपको 6 से लेके 7 घंटे की आपको नौकरी करनी है, और आपको महीने में बहुत सारी छुट्टियां भी मिलेगी आपको साल में। महीने में आप 62,000 प्लस पैसे ले रहे हो। संडे की ड्यूटी अलग रहती है, किसी छुट्टी में काम करोगे तो उसकी ईएल मिलेगी, और जब आप रिटायर होंगे तो उस ईएल का ये मान के चलो एक दिन का लगभग 10 से 12,000 रुपया बैठेगा। जो ईएल आज बन रही है, तो 300 जो ईएल होती है, वो जो 300 ईएल है प्यारे दोस्तों आपको ध्यान रखना है, इस 300 ईएल को आप 10,000 से गुना कर दो। एक ईएल आपकी 10,000 की बैठेगी आपके रिटायरमेंट पे। आप अंदाजा लगाओ, अगर आपने 30 ईएल जोड़ ली है, क्योंकि 10 तो आपको मिलती है हर साल, बाकी आपने एक्स्ट्रा काम किया है गर्मियों की छुट्टी में, सर्दियों की छुट्टी में, संडे को चले गए, जो मेगा पीटीएम जैसे इस बार संडे को हो रही है दिल्ली के अंतर्गत, ठीक है, तो उसको भी ईएल मिलेगी एक। तो इस तरीके से 300 ही कैशेबल है, कैश मिलता है। अगर आपने ज्यादा ही इकट्ठी की है तो उसको लेने में फायदा है, लेकिन सेव करके चलना है 300। और 300 रिटायरमेंट तक बन जाती है, आप कितनी भी छुट्टी लो। तो यहाँ आपको ध्यान रखना है, इन 300 ईएल का पेमेंट आपको मिल रहा है। हो सकता है इसकी वैल्यू ज्यादा हो जाए आपके टाइम में, मैं ये फिलहाल की बता रहा हूँ। अर्निंग लीव होती है ईएल। तो यहाँ आपको ध्यान रखना है, हिंदी में बोलेंगे अर्जित अवकाश, ठीक है। तो अर्जित अवकाश आपने अर्जित किया, कब किया? ओवर टाइम करके किया, छुट्टियों में जाके किया। जब सब लोग घूमने गए थे शिमला मसूरी में, आप लोग अपना काम कर रहे थे, आप अपने ड्यूटी पे थे। तो आपको जब ये लगने लगे कि याद तो बहुत करना पड़ेगा, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत पढ़ना पड़ेगा, इतनी क्लास हो गई, बाकी क्लास और कितनी होगी, तो आप थोड़ा सा एक तो इनका आप देख लिया करो, महीने में जो ये सैलरी आती है इसको देख लिया करो। जब आप रिटायर होंगे तो कम से कम 3 करोड़ रुपया, जब आप रिटायर होंगे 3 करोड़ रुपया आपको मिलेंगे। ये मैं आगे की वैल्यू करके बता रहा हूँ, फिलहाल की नहीं है, क्योंकि आप रिटायर कम से कम 2070 में जाके होंगे। अगर अभी भर्ती होंगे 30 साल की नौकरी तो करोगे आप, और आपकी तो उम्र कम है। तो यहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट का रूल ये है कि ये तो आप प्यारे दोस्तों 60 साल पहले हो जाओ या 30 साल की आपकी सर्विस हो जाए। तो 30 साल की सर्विस जब आपकी होगी तो आपको प्यारे दोस्तों जो एनपीएस फिलहाल चल रहा है या वो पुरानी पेंशन स्कीम में लागू हो जाएगा आपके टाइम पे, तो वो 3 करोड़ रुपया आपको मिलेगा रिटायरमेंट पे। तो आप घर वालों को बताओ आखिरकार आप तैयारी किस चीज की कर रहे हो, तो वो भी कदर करने लगेंगे, इज्जत करने लगेंगे। और जिस दिन ये मिल जाएगी तो समाज और रिश्तेदार सब इज्जत करने लगे। इसलिए घर वालों को बोलो जो आपको डिस्टर्ब कर रहे हैं, पढ़ने नहीं देते हैं, उनको बोलो कि 3 करोड़ रुपये बुढ़ापे में आपके लिए लेके आएंगे हम, ठीक है। और हर महीने आपको 65,000 रुपया ला के देंगे, क्योंकि अपने खर्चे के लिए तो संडे वनडे की ड्यूटी काफी हो जाती है। तो इसके बाद फिर ये अर्जित अवकाश जो बताया आपको, ठीक है, तो ये भी है आपका पैसा। तो आप थोड़ा सा जब आप पे बर्डन बढ़ने लगे, बोझ बनने लगे, तो ये सोचो टीचिंग की नौकरी में दुनिया भर की छुट्टी है, 6 से 7 घंटे का काम है, छोटे छोटे बच्चे हैं, ठीक है, जो प्राइमरी से लेकर 12 तक के हैं, बड़े मासूम चेहरे होते हैं, नई नई चीजें उनसे सीखने को मिलती है, ठीक है। आपको वहां पे मजा आएगा चीजों को करने में।
तो जब बोरियत महसूस करने लगो, सिलेबस बड़ा दिखाई देने लगे, तो आप इस क्लास में से इस चीज को निकाल के एक नहीं बल्कि 2 बार सुनना, फिर अपने आप दिमाग के घोड़े दौड़ने लगेंगे। फिर न तो चीजें आपको ज्यादा बड़ी लगेगी और न लगेगी छोटी। ठीक है, चलो आपकी समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे आ जाओ, मूल क्रिया या धातु। तो मूल क्रिया किसे कहते हैं? क्रिया का सबसे छोटा रूप, क्रिया का सबसे छोटा रूप धातु अर्थात मूल क्रिया कहलाता है। धातु अर्थात मूल क्रिया कहलाता है। ठीक है, और ये ऐसे नहीं है कि मैं आपको मोटिवेट करने के लिए बोला हूं, ये सारी चीज हकीकत है, इनके बारे में आप जानते नहीं हो। ठीक है, ये भी चीजें बढ़ती हैं, डीए के साथ है टीए बढ़ेगा, बाकी सारी चीज ये मैं फिलहाल की बता रहा हूं। अगर आप इस महीने भर्ती होते हो तो ये सैलरी तब की है। अगर आप 2023 में नौकरी पाते हो तो जब आप रिटायर होंगे तो 3 करोड़ रुपया मिलेंगे आपको। एनपीएस के पैसे जो मार्केट में लगे हैं, जो एसबीआई फंड में लगे हैं, ठीक है, तो वो भी पैसे बढ़ ही रहे हैं, घटेंगे नहीं अगर एनपीएस भी रहता है। इसके साथ 300 ईएल आपकी बनी जाएगी। तो 300 ईएल का रिटायरमेंट के दौरान जो आपका होता है, रिटायरमेंट के दौरान आपकी सैलरी कितनी होगी? लगभग होगी 1.5 लाख रुपया। 1.5 लाख रुपया होगी प्राइमरी की रिटायरमेंट के आसपास। और रिटायरमेंट पे जो इसकी होगी करीब करीब 2 लाख रुपया, 2 लाख फिलहाल की स्थिति को देख के इसकी होगी करीब करीब प्यारे दोस्तों 270। ठीक है, ये 1 महीने की सैलरी बता रहा हूं आपकी रिटायरमेंट के नजदीक। जब आप 60 साल के होंगे तब आपकी ये रहेगी, और इसके हिसाब से ये पैसा मिलेगा आपको 300 छुट्टी का। ठीक है, बात समझ में आई? तो थोड़ा सीरियस रहना है। तो आज तो अगर आप इनको कैश कराओगे तो पैसा आपको मिलेगा 5-5.5 हजार बस। ठीक है, मान के चलो आपके पास 100 ईएल है और आपको कैश चाहिए, आपको जाना है कहीं घूमने के लिए, क्योंकि आपका घर का पैसा ना लगा के आप ईएल को कैश करा सकते हो, तो वो 5-5.5 हजार रुपया मिलेगा। तो आप उनको बचा के रखो, रिटायरमेंट पे लो, तो रिटायरमेंट पे जितनी सैलरी होगी, 1 दिन का जितना आपका बैठेगा पैसा, उस हिसाब से यार दोस्तों 300 से गुणा हो जाएगी उसकी। बात समझ में रहे हो? तो दिल्ली के अंदर बाकी जगह भी आने वाले समय में ध्यान रखना है, 30 साल की नौकरी या 60 साल जो भी पहले हो जाए उसी पे आपका रिटायरमेंट हो जाएगा। ठीक है, अगर मेरी सांसें चलती रहे तो अपने रिटायरमेंट पे जरूर बुलाना, समा बांध देंगे बोल बोल के, ये बताएंगे आपने समाज का काम कितने अच्छे तरीके से किया है। ठीक है, तो मैं जिसकी रिटायरमेंट पार्टी में बोला हूँ वही मेरे घर आना शुरू कर दे। उससे पहले 4 बार बोलते थे कि टाइम निकाल के आओ, कोई नहीं आता था, क्योंकि वो रिश्तेदार आते हैं रिटायरमेंट पे, उसके जान पहचान वाले आते हैं, उसके यार दोस्त आते हैं, और सब टीचरों के पास ये हुनर नहीं होता है। टीचर अच्छा पढ़ा तो लेते हैं, लेकिन मौके पे जो माहौल होता है उस माहौल के अनुसार चीजें जब रखनी होती है टू द पॉइंट, ताकि उसकी भी इमेज बनी रहे और संस्था की भी इमेज बनी रहे, तो वो भी एक अच्छे वक्ता के लिए जरूरी होता है। आप में से बहुत सारे बच्चे होंगे जो बहुत सारे अपने सीनियरों का रिटायरमेंट करवाएंगे, तो वहां पे भी आपको अच्छे तरीके से अपने विचारों को प्रस्तुत करना है टीचिंग के संदर्भ में और उस इंसान के संदर्भ में जिसने अपने 30 साल की सर्विस अर्थात 60 साल की अपनी नौकरी पूरी कर ली है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, ये सारी चीजें आपके काम की है। तो क्रिया का सबसे छोटा रूप धातु अर्थात क्या कहलाया? आपका मूल क्रिया कहलाया। और क्रिया का सबसे छोटा रूप क्या है? जा है। जा, खा, पढ़, लिख, हंस, चल, खेल, ठीक है, पी आदि। ये क्रिया का सबसे छोटा रूप है। इनसे छोटा रूप तो आप कोई बना ही नहीं सकते। अरे सब कहते हैं, ठीक है, जॉब लगने के बाद तो ऐसे तोते उड़ते हैं, ठीक है, तो फिर आदमी नहीं समझता कि टीचरों का भी रोल था आपके भर्ती होने में। ये हर बच्चा कहता है सर मेरी जॉब लगवा दो बस किसी तरह, ठीक है, फिर मैं समाज को भी बदल दूंगा, आपसे मिलने भी आऊंगा।
ठीक है, फोन पे तो बातें देखो सब करते हैं, ऐसे तो नहीं है मुंह कोई नहीं। आज तक जितने भी बच्चों का सिलेक्शन हुआ है तो उनकी मजबूरी रही है। अभी भी एक घटना बताता हूँ। एक लड़के की जो ट्रेनिंग से आया था, वो पहले ट्रेनिंग पे जाते समय मिलना चाह रहा था, लेकिन मैं था नहीं उस समय घर पे, तो वो घर पे आया लेकिन वो नहीं मिल पाया। फिर वो अपनी बहन की शादी में आया 2-3 दिन की छुट्टी में, तो उस दौरान वो घर पे बाद में गया, पहले मेरे पास आया। तो कहने का मतलब ये हुआ कि बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होते हैं कि मिलके उनको थोड़ा सा रिलैक्स महसूस होता है कि वे नहीं, अगर ये सही टाइम पे नहीं मिले होते तो शायद हम आज इस लाइन में नहीं होते। तो आप लोगों को भी इसी तरह से लोग पसंद करेंगे, चाहेंगे, लेकिन वो तब जब आप किसी लायक बन जाओगे। तो इसीलिए आप में से भी आप नहीं भी मिलने आओगे तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि देखो हम 15 साल से पढ़ा रहे हैं और आगे भी 15 साल और पढ़ाना चाहते हैं, और हमने इनमें बहुत सारे बच्चों को कामयाब कराया है। लेकिन हम सबकी लिस्ट बना के नहीं रखते हैं, क्योंकि हमारा जो कर्म था वो हमने कर दिया है, अब हमने भगवान पे छोड़ दिया है। अब जिसको याद है वो वैसे भी याद करता है, जब कहीं मिलते हैं तो हमें भी अच्छा लगता है कि सिलेक्शन हुआ है बच्चा और हमसे पढ़ा था। तो हम यही चाहते हैं कि आप में से मैक्सिमम बच्चों को नौकरी मिले, और जब भी मुलाकात हो तो आप अच्छी स्थिति में हो। हमें ये ना सोचना पड़े कि देखो इन्होंने मेहनत भी की है और ये बदकिस्मती से या ये भाग्य या दुर्भाग्य की वजह से ये सिलेक्शन अभी तक नहीं ले पाए। तो इसीलिए बाई चांस आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं, जरूरी नहीं वो टीचिंग में ही अपना कैरियर बनाए, टीचिंग के अलावा भी कैरियर बना सकते हैं। तो आप कंटिन्यू कोशिश करिए लगातार, क्योंकि आपके पास अचीवमेंट अच्छा है, आपकी प्रीवियस नॉलेज भी ठीक ठाक है और आपके अंदर स्मार्टनेस भी है। तो जब जब आप मैदान में रहोगे तो कुछ न कुछ वहां से लेके जरूर जाओगे, और जब मैदान छोड़ के भाग जाओगे तो फिर आपको कुछ नहीं मिलने वाला है। इसीलिए थोड़ा पेशेंस रख के कंटिन्यू अपनी पढ़ाई को जारी रखिए। तो जो प्राइमरी नहीं बन पाएगा वो टीजीटी बनेगा, जो टीजीटी नहीं बन पाएगा वो पीजीटी बनेगा। और मैं तो ऐसे तमाम बच्चों को जानता हूं जिनका तीनों में नहीं हुआ, एज निकल गई, वो असिस्टेंट प्रोफेसर बने हैं। उन्होंने नेट निकाला, पीजी उनका किया हुआ था और वहां जाके उनको मौका मिल गया। होना तो तय है, आप टीचिंग लाइन में आए तो बेरोजगार तो बिल्कुल नहीं रहोगे, इस बात को आप मानो। नौकरी सरकारी मिलेगी, लेकिन कब मिलेगी वो आपकी मेहनत पे डिपेंड है। तो क्रिया का सबसे छोटा रूप क्या कहलाया? धातु अर्थात मूल क्रिया। दूसरा क्या है यहाँ पे हमारा? सामान्य क्रिया। कौन सी क्रिया है? सामान्य क्रिया। ये क्या है? धातु का ना अंत वाला रूप। मूल क्रिया सामान्य क्रिया। दूसरा क्या कहेंगे हम? धातु का ना अंत वाला, धातु का ना अंत वाला रूप। धातु का ना अंत वाला रूप क्या कहलाता है? सामान्य क्रिया। जैसे खाना, पीना, खेलना, पढ़ना, लिखना, हंसना, जाना आदि, ये सारे के सारे क्या है? हमारे सामान्य क्रिया है। तो इनमें क्रिया के अंत में क्या लगा है? सब में ना लगा है, तो मूल क्रिया में ना लगा देंगे तो सामान्य क्रिया बनेगी। इसके बाद तीसरा साधारण क्रिया। कौन सी क्रिया है? साधारण क्रिया। कहाँ होती है? क्रिया की समाप्ति वाला रूप। क्रिया की समाप्ति वाला रूप क्या कहलाता है? साधारण क्रिया। दूसरा मूल क्रिया होगी। मूल क्रिया में कर जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा? साधारण क्रिया बन जाएगी। क्या बनेगी? साधारण क्रिया। जैसे सोकर, खाकर, पीकर, जाकर, देखकर, कूदकर, लेकर आदि।
ये सारी की सारी क्या है हमारी साधारण क्रिया। कौन सी क्रिया है? साधारण क्रिया। इसके बाद फोर्थ सहायक क्रिया। किसे कहते हैं सहायक क्रिया? हेल्पिंग वर्ब को। कौन सी होती है? ता, ती, ते, है, ओहो, उहु। इसके बाद रहा, रही, रहे। यहाँ पे है, हो, उहु, या, था, थे, थी। होगा, वो होगी, वो होंगे। चूका, चूकी और चुके। गा, गी, गे। ये सब चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, ये सब हेल्पिंग वर्ब है, सहायक क्रियाएं। मूल क्रिया के साथ इनका प्रयोग होता है, कई बार मूल क्रिया के साथ भी होता है। तो मूल क्रिया के साथ प्रयुक्त होने वाली, मूल क्रिया के साथ प्रयुक्त होने वाली क्रिया क्या कहलाती है? हमारी सहायक क्रिया है। पानी बरस रहा है, तो ये रहा और ये है क्या है? सहायक क्रिया। मूल क्रिया क्या है? पानी बरस रहा है, तो बरस मूल क्रिया है और रहा है क्या कहलाया? सहायक क्रिया। पांचवी जो क्रिया है वो क्रिया है संयुक्त क्रिया। पांचवी क्रिया कौन सी है? संयुक्त क्रिया। और संयुक्त क्रिया कहाँ होती है? जहाँ दो क्रिया एक साथ शुरू हो, एक साथ समाप्त हो, उसको कहते हैं संयुक्त क्रिया। इसको पढ़ाएंगे नेक्स्ट क्लास में, और वो होगी आपकी क्लास मंडे को। सप्ताह में आपका 3 दिन का ही शेड्यूल अब किया गया है। इस सप्ताह से सोमवार, मंगलवार, बुधवार, मंडे, ट्यूसडे और वेडनेसडे आपकी हिंदी की क्लास रहेगी। बाकी तमाम जो यूपी टेट वाले बच्चे हैं, सुपर टेट वाले बच्चे हैं, सी टेट वाले बच्चे हैं, जो संस्कृत की तैयारी करना चाहते हैं, उनके लिए 2 दिन क्लास है, जो थर्सडे और फ्राइडे को क्लास होगी। तो ये आपको ध्यान रखना है। कल हिंदी वाले बच्चे हिंदी की क्लास अटेंड ना करें। जिसको सुपर टेट देना है वो सारे बच्चे सुपर टेट में 10 क्वेश्चन सबके लिए कंपलसरी है संस्कृत के। ऐसे यूपी टेट में भी मैक्सिमम बच्चे हिंदी और संस्कृत लैंग्वेज का चयन करते हैं, और सी टेट के अंदर जो संस्कृत से सी टेट में अच्छा स्कोर करना चाहते हैं, तो वो भी प्यारे दोस्तों सारे स्टूडेंट संस्कृत की क्लास अटेंड करें, क्योंकि 2 दिन सप्ताह में संस्कृत की क्लास रहेगी और 3 दिन रहेगी हिंदी की, ताकि संस्कृत का सिलेबस भी हम टाइमली अपना कंप्लीट करा सके। तो DSSB की तैयारी करने वाले तमाम बच्चे संस्कृत की क्लासें अटेंड ना करें, क्योंकि DSSB में संस्कृत का एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। जी हाँ, सागर को चाहिए नंबर। चलो जी ले लो नंबर 9891 466 333 466 333। ये क्या है? मेरा कॉलिंग का नंबर है। ठीक है जी, चलो जी। और किसी की कोई समस्या, कोई दुविधा, आप लोगों को से उम्मीद करता हूं कि जो भी आपने पैसा इन्वेस्ट किया है इस एजुकेशन के फील्ड में, ठीक है, 1499 या 1999, मुझे शायद याद नहीं है। अभी जब बैच आया था तब तक तो मैंने खुद ही बोला था कि ये कब बैच आपको परचेज करना है। तो जो भी आपने पैसा इन्वेस्ट किया था, ये कम से कम 50 गुना ज्यादा आपको रिटर्न होने वाला है। तो आज तक आपने कभी भी एक साथ एजुकेशन के इस क्षेत्र में प्यारे दोस्तों कोचिंग सेंटरों में या ये 50,000 रुपये जमा नहीं किए होंगे फीस, लेकिन पहले महीने की सैलरी आपकी 50,000 से ज्यादा है। तो इसलिए हम कोशिश ये रखें, एजुकेशन के मामले में जितना ज्यादा हम खर्च करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, वो उतना ही कई गुना ज्यादा है
हमें वापस करती है। बहुत सारे बच्चे हैं जिनके पास पैसे नहीं होते, मेरे पास भी नहीं थे। अगर होते तो मैं हो सकता है उस चीज़ को अचीव कर चुका होता जो मेरा अपना सपना था, जो मैं यूपीएससी की तैयारी कर रहा था, लेकिन नहीं हुआ क्योंकि चांस भी खत्म हो गए और उस समय कोचिंग की व्यवस्था अच्छे से नहीं हो पाई। अगर मुझे भी टाइमली सही तरीके से गाइड करने वाले टीचर मिलते और मैं भी कहीं कोचिंग लेता तो हो सकता है कम एफर्ट्स में मैं ज़्यादा फोकस करके चीज़ों को कर जाता। लेकिन जब पैसे हुए तो तब चांस नहीं था, और जब चांस थे तब पैसे नहीं थे। तो इसको नियति कहते हैं, भाग्य कहते हैं। हो सकता है उनको मुझे इसी फील्ड में आगे बढ़ाना हो, परमात्मा को, भाग्य को, तो मैंने इसको सहर्ष से स्वीकार किया और चीज़ों को लेके धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ा और आज मैं खुश हूँ और बहुत खुश हूँ। इसलिए आपसे भी उम्मीद करता हूँ, अभाव जिंदगी में किसी न किसी चीज़ का बना रहता है, लेकिन फिर भी हमें डिसीजन लेना होता है कि हमें किन चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करके वहाँ पे ध्यान दे के उनके सारे अपने रास्ते खोजने हैं जीवन में सक्सेस होने के। तो इसीलिए जब भी एजुकेशन में पैसा खर्च होता है तो दुख मत मनाया करो, वो अच्छी बात होती है, क्योंकि वो अप्रत्यक्ष लाभ होता है। वो फिलहाल आपको प्रॉफिट दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन जिस दिन आप कामयाब हो जाओगे उस दिन 3 महीने में वो सारा वसूल हो जाएगा जो पूरी जिंदगी आपने दिया है। तो जो बच्चे बिलबिला रहे थे, रो रहे थे, तो उनसे उम्मीद करता हूँ, हिंदी में तमाम टॉपिक मैंने कराए, बाकी सब्जेक्ट में मेरे साथियों ने आपको अपने सब्जेक्ट में तमाम चीजें पढ़ाई और वो आपको इस लेवल पे लेके गए हैं कि अब आपको लगने लगा है कि हम सिलेक्शन ले सकते हैं और यही हमारा सिलेबस है और यहीं से क्वेश्चन पूछे जाने हैं। तो उम्मीद करता हूँ आगे का जो सफर होगा वो इससे भी ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि कैरियरविल की पूरी टीम और कैरियरविल परिवार की ये सबसे बड़ी खासियत है कि हम किसी चीज की स्टार्टिंग जितनी अच्छी करते हैं उसकी एंडिंग उससे भी ज्यादा अच्छी होती है। तो हम ऐसे नहीं है कि 10-15 टॉपिक हमें आते हो और शुरू में वे 10-15 टॉपिक आपको पढ़ा के बल्ले बल्ले करवा ली और बाद में घास फूस काट के लपेट के ऐसे चले गए। तो हमारा पहला टॉपिक जितना अच्छा होता है, लास्ट वाला टॉपिक भी उससे ज्यादा अच्छा होता है। तो आपको हर टॉपिक में एक अलग मेथड से पढ़ने का मौका मिलेगा, अलग अलग सब्जेक्ट में अलग अलग अचीवमेंट मिलेगा और टाइम टाइम पे आपको सारे टीचर गाइड करते रहते हैं आपकी इसी टीचिंग लाइन से संबंधित। तो आप एक अच्छे टीम के साथ जुड़े हो, सेल्फ स्टडी पे थोड़ा फोकस रखिए, मेहनत कीजिए, पेशेंस रखिए, आपकी भी बारी आएगी, आपका सिलेक्शन होगा, बशर्ते आपको मैदान छोड़ के नहीं जाना है। सभी दोस्तों को नमस्कार, धन्यवाद। आज शाम को मैराथन क्लास है टीचिंग वाले बच्चों की हिंदी बाई अरुण सर चैनल पर, जिसमें सुपर 100 क्वेश्चंस मैं लेके आ रहा हूं जो टीचिंग के अलग